नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीपी री एग्ज़ाम के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि ये हिंदी का 10वां वीडियो है, देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, समुच्चय बोधक को कहते हैं? 1 अभिकारी, 2 विकारी, 3 एक और 2 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, अभिकारी। तो बच्चों, अभिकारी या अव्यय शब्द एक ही होते हैं। अभिकारी या अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। मतलब जिस रूप में वो आज हैं उसी रूप में सदैव रहेंगे, कभी भी उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इन जैसे कि और शब्द हो गया, और, यथा, तथा, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, पर, ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेकिन, परंतु, क्योंकि, चूंकि। तो इस प्रकार के शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, हिंदी में वचन होते हैं? 1 3, 2 5, 3 2, 4 चौथा 4। इसका विकल्प 3 सही है, 2। तो बच्चों, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं: एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का बोध होता है और बहुवचन में 2 या 2 से अधिक अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों आदि का ज्ञान होता है, बोध होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, उपसर्ग को कहते हैं? 1 शब्दांश, 2 वाक्यांश, 3 शब्द, 4 पद। इसका विकल्प 1 सही है, शब्दांश। उपसर्ग को ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश, टुकड़ा या भाग। तो बच्चों, उपसर्ग को कभी भी आप शब्द ना लिखिएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, माने शब्द के अंश, टुकड़ा या भाग, जो किसी भी शब्द के आदि में लगते हैं। आदि माने प्रारंभ में लगते हैं, पहले लगते हैं। उपसर्ग कभी भी शब्द के अंत में नहीं लगते हैं, ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, अर्थात आदि में लगते हैं। और उपसर्ग 3 प्रकार के कार्य करते हैं। ये 3 प्रकार कार्य इस प्रकार हैं: कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं, कभी कभी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और कभी कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, एक से बढ़कर एक दूसरे का अर्थ व्यक्त करने वाली सही लोकोक्ति है? एक से बढ़कर एक दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है: 1 समरथ को नहीं दोष गोसाई, 2 शेर को सवा शेर, 3 सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, 4 सखी न सहेली भली अकेली। इसका विकल्प 2 सही है, शेर को सवा शेर। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? 1 अंतर्धान, 2 सुप्त, 3 तिरोभाव, 4 संभाव। इसका विकल्प 3 सही है, तिरोभाव। आविर्भाव माने क्या होता है? किसी चीज़ का जन्म होना, उद्गम होना। और तिरोभाव माने मतलब नष्ट हो जाना, बिल्कुल विलीन हो जाना, कहीं नष्ट हो जाना। तो आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं? 1 कृत प्रत्यय, A कृत प्रत्यय, B तद्धित प्रत्यय, C कृत व तद्धित प्रत्यय, D इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प B सही है, तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगते हैं,
वे कृत प्रत्यय कहलाती हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, उसने यह पुस्तक पढ़ ली है। ए पूर्ण व भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। इसका विकल्प सी सही है, आसन्न भूतकाल। तो बच्चों यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल का दूसरा नाम होता है पूर्ण वर्तमान काल। जहाँ कार्य बिल्कुल थोड़े समय पहले पूरा हुआ होता है उसे आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कार्य पूर्ण हुए 5 मिनट, 10 मिनट या ज़्यादा आधा घंटा व्यतीत हुआ होता है, उसको आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल वहाँ होता है जहाँ कार्य पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका हो। जैसे कि उसने पुस्तक पढ़ी थी, अगर होता उसने पुस्तक पढ़ी थी तो ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य होता। अपूर्ण भूतकाल कहाँ होता है? अपूर्ण भूतकाल बच्चों वहाँ होता है जहाँ की बीते हुए समय में कार्य हो रहा होता था। मतलब ये पूरा ये नहीं पता चलता कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, कार्य हो रहा होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था, अगर ये होता तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता। सामान्य भूतकाल वहाँ होता है जहाँ ये नहीं पता चलता कि मतलब ये तो पता रहता कि कार्य भूतकाल में संपन्न हुआ, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कार्य पूर्ण हुए अभी थोड़ा समय व्यतीत हुआ है या बहुत समय पहले कार्य पूर्ण हुआ था। इसका वाक्य इस प्रकार होता, उसने पुस्तक पढ़ ली। अगर ये होता कि उसने ये पुस्तक पढ़ ली, यहाँ है ना लगा होता तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य होता। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी बरवे, सी सोरठा, डी रोला। इसका विकल्प बी सही है, बरवे। तो बच्चों ये बरवे छंद जो होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, जैसे यहाँ पर भी आप देख लो, 12 मात्राएं, और तीसरे और चौथे विषम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। ये दोहा क्या है? ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ये सोरठा ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहा छंद का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ये रोला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 ब्याल, 2 गरुड़, 3 सर्प, 4 पन्नग। इसका विकल्प 2 सही है, गरुड़। गरुड़ जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। ये एक पंछी होता है तथा भुजंग या सर्प का शत्रु भी होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, प्रत्यय होते हैं 1 शब्दांश, 2 वाक्यांश, 3 पद्यांश, 4 पदयांश। इसका विकल्प 1 सही है, शब्दांश। तो बच्चों जैसे अभी इससे पहले किसी प्रश्न में आपने देखा था उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, माने शब्द का अंश, टुकड़ा या भाग। अंतर ये है उपसर्ग और प्रत्यय में, प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है। तो प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दांश होते हैं और किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 11, प्रा में पूर्ण वर्ण है।
एक पा, दो रा, तीन ए और बी दोनों, चार इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प दो सही है, रा। तो बच्चों यहाँ पर पूर्ण वर्ण रा है। जैसे आपको देखने में लग रहा होगा रा आधा है, लेकिन सच तो ये है जो शब्द देखने में आधा लगता है वो पूरा होता है, और जो पूरा लगता है वो वास्तव में आधा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुल रामे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। एक रौद्र रस, दो अद्भुत रस, तीन वात्सल्य रस, चार श्रृंगार रस। बच्चों श्रृंगार यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, इसमें ये दूसरी वाली डंडी नहीं रहेगी श्रृंगार पे। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, जहाँ पर किसी छोटे बच्चे के प्रति माता पिता का प्रेम हो, या गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम हो, या जैसे आप लोग हो तो आप लोगों का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्रेम होता है, यही वात्सल्य रस होता है। रौद्र रस कहाँ होता है? जहाँ क्रोध का भाव होता है वहाँ रौद्र रस होता है। अद्भुत रस, जहाँ कोई आश्चर्यजनक वस्तु दिखे जो आपने पहले कभी ना देखी, वहाँ अद्भुत रस होता है। और श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका तथा किसी स्त्री पुरुष के मिलन या विरह का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। एक वीणा, एक वाड़ी, दो वीणा पाड़ी, तीन कमला, चार शारदा। इसका विकल्प 3 सही है, कमला। तो बच्चों वाड़ी, वीणा पाड़ी और शारदा ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ये कमला सरस्वती का नहीं, ये माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14। ईख का तद्भव रूप है। एक गन्ना, दो ईख, तीन ईख, चार इक्षुक। इसका विकल्प 3 सही है, ईख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15। निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। एक, तुम फल तोड़ोगे। दो, इसका बच्चों अब होगा, अब चला जाए, यहाँ आय नहीं होगा, यहाँ अब होगा। अब चला जाए। तीसरा, बच्चे खेल रहे हैं। चार, पुस्तकें लिख जाएंगी। इसका विकल्प 2 सही है, अब चला जाए। तो चलना क्रिया जो होती है वो अकर्मक होती है, और भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कभी भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, और ये पुल्लिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। जंगम का विलोम शब्द है। एक, स्थावर, दो, विपन्न, तीन, प्रलय, चार, स्थैर्य। इसका विकल्प 1 सही है, स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर होता है। स्थावर का अर्थ होता है वो संपत्ति जो स्थित होती, जैसे आपके खेत है, आपका मकान है, ये स्थावर के अंतर्गत आएगा। और जंगम का जो चलायमान हो, जैसे रुपया पैसा वगैरह जो आप खर्च कर सकते हो तुरंत, तो इस प्रकार से जंगम का विलोम स्थावर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। कुसुमाकर किसका पर्याय है? एक, वसंत, दो, पुष्प, तीन, कामदेव, चार, सूर। इसका विकल्प 1 सही है, वसंत। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? एक, सार्थक, निरर्थक शब्द युग्म, दो, विलोम शब्द युग्म, तीन, पर्याय शब्द युग्म, चार, निरर्थक निर्भरक शब्द युग्म।
इसका विकल्प 2 सही। विलोम शब्द युग्म। आदि का विलोम अंत होता है, इसलिए ये विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। आदि का अर्थ क्या होता है बच्चों? पहले, प्रारंभ में, शुरू में, और अंत का अर्थ होता है बाद में। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? 1 पद्मावत, 2 रामचरितमानस, 3 पृथ्वीराज रासो, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, पद्मावत। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है, जिसके रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं। कौन है? चंद्रवरदाई जी हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। रामचरितमानस ये भक्ति काल का में रचित महाकाव्य है और ये अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये पद्मावत कैसे लगे? पृथ्वीराज रासो तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है बच्चों, पृथ्वीराज रासो, और इसके रचयिता कौन? चंद्रवरदाई जी हैं। ये पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और ये भक्ति काल के सूफिया प्रेम मार्गी शाखा का महाकाव्य है। इसकी भाषा भी अवधी है और रामचरितमानस की भाषा भी अवधी है। लेकिन पद्मावत की जो अवधी है वो ग्रामीण अवधी है, ग्रामीण या ठेठ, और रामचरितमानस की जो अवधी भाषा है वो परिमार्जित अवधी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? 1 सदा सुखलाल, 2 गोस्वामी विठलनाथ, 3 राजा शिवप्रसाद, 4 राजा लक्ष्मण सिंह। इसका विकल्प 4 सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। तो बच्चों, कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही अच्छा नाटक है। हाँ, ये नाट्य विधा की रचना है बच्चों, और इसका हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। आप लोगों को कभी समय मिले तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है ये नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। उपर्युक्त काव्य खंड में किस रस को प्रयुक्त किया गया है? 1 वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति रस, डी वात्सल्य रस। इसका विकल्प बी सही है, श्रृंगार रस। बच्चों, श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा गया है। श्रृंगार अभी मैंने ऊपर बताया था आपसे, तो उसी प्रकार से ये लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम है? 1 निजवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 पुरुषवाचक, 4 संबंधवाचक। इसका विकल्प 4 सही है, संबंधवाचक। जो, सो, जैसे, तैसे, जैसा, इस प्रकार के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? ये, वो, ये, वह। पुरुषवाचक के अंतर्गत, पुरुषवाचक तो 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक जिसमें मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुषवाचक में ये, वो, ये, वह। निजवाचक में सर्वनाम में इनमें आप ही, अपने, आप, स्वयं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, निम्नलिखित में कंठ वर्ण है? 1 ई या श, 2 आ हा विसर्ग, 3 री रा सा, 4 लरी सा ला। इसका विकल्प 2 सही है, आ हा और विसर्ग। तो बच्चों, आ हा और ये विसर्ग का उच्चारण भी इसके अंत में हा का बोध होता है। तो ये तीनों वर्ण जो हैं, आ हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है?
मतलब किस वाक्य, ये होना चाहिए किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। 1 घंटा बजा तब मैं स्कूल पहुंच चुका। ये पहुंच बच्चों चंद बिंदु रहेगी, तो इसमें तो नहीं विदेश, इसमें तो है विदेशी शब्द, क्योंकि स्कूल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसमें तो है विदेशी शब्द। 2 कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें तो बच्चों कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, इसमें बस है, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। चौथा देख लेते हैं, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा है। रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका विकल्प 2 सही होगा बच्चों, इसमें कोई भी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। र प्लस मा का रूप है। 1 मृ, 2 म्रा, 3 म्रा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही होगा। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे री एग्ज़ाम पुलिस के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।